नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मध्य प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर आधारित 4 नए मेडिकल कॉलेजों के भूमि पूजन समारोह में आगमन के लिए आग्रह किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अतिवृष्टि से फसल नुकसान और मुआवजा मुद्दे पर सत्ता विपक्ष में जोरदार बहस हुई। सरकार के जवाबों से नाराज कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। प्रश्नकाल के दौरान फसल नुकसान और राहत राशि को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। कांग्रेस विधायकों सतीश सिकरवार और बाबू सिंह जंडेल के अलग अलग प्रश्नों पर चर्चा हुई, जिसमें विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। सरकार के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने खराब फसलों के बदले दिए गए मुआवजे को बेहद अपर्याप्त बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि श्योपुर जिले में एक किसान ने फसल नुकसान के कारण आत्महत्या कर ली, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में मात्र 3 किसानों का ही नुकसान दर्शाया गया है। सिकरवार ने दोबारा सर्वे कराने और फसल नुकसान से आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की है और इस पर राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने स्पष्ट किया कि जिन किसानों को 25% से कम फसल नुकसान हुआ है, उन्हें मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ सानेसा हरणे और मैं इस वक्त खड़ी हूं विधानसभा में। और आपको बता दें कि विधानसभा का सत्र का शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है और इस शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बड़ा ही हंगामा यहाँ पे हो रहा है। कांग्रेस के विधायकों ने वॉकआउट तक कर दिया है। कांग्रेस के विधायक लगातार यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सत्र चालू है और इस वक्त यहाँ पर हंगामा चालू है विधायकों का, वो भी कांग्रेस के। नेता प्रतिपक्ष उमर सिंगार और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे भी यहाँ पर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे बात सरकार की नीतियों की हो, चाहे लाडली बहना की राशि की हो, चाहे खाद की हो, चाहे युवाओं के वो बेरोजगारी की हो और कई ऐसे मुद्दे जिसपे यूपीएससी या एमपीपीएससी में जो रिक्त पद हैं उनको खाली जो क्यों है, इतना घोटाला, चाहे वो संजय पाठक की बात कर रहे हो, चाहे वो किसी तरह से भी सरकार को घेरना है, इस तरह के मुद्दों को लेकर अभी कांग्रेस यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है और सारे बीजेपी और कांग्रेस के जो विधायक है अभी अंदर है और कुछ प्रदर्शन करते हुए बाहर वॉकआउट कर गए हैं। तो सरकार की वही स्थिति है कि बंदर के हाथ में उस तरह दे दिया है। अब जनता की गर्दन तो कटना तय है। बंदर रूपी सरकार है, डाल डाल पे घूमती रहती है। एक मुद्दे की बात करते हैं, दूसरे पे कूद जाते हैं, दूसरे की बात करते हैं, तीसरे पे कूद जाते हैं। तो सांकेतिक विरोध था जनता को बताने के लिए कि आपके विषयों से सरकार कैसे भटक रही है। महिलाओं को तो पैसा दे रहे हैं, महिलाएं खुश है, बच्चे खुश है, रोजगार जनरेट हो रहा है, विकास हो रहा है, नहीं दिख रहा? नहीं, मेरे को आप आंकड़ा दे दीजिए। विकास अगर हुआ है और रोजगार मिला है तो कितने लोगों को रोजगार मिला है, और रोजगार मिला है तो निश्चित ही वो लोग इनकम टैक्स भर रहे होंगे। तो वो कहाँ इनकम टैक्स कितना भर रहे हैं, आप दे दीजिए मुझे आंकड़ा। ये तो सिर्फ मौखिक बयानबाजी है। अगर रोजगार मिला है तो उसके आंकड़े दीजिए ना आप सदन के। आखिरी सवाल, इतने सालों से सरकार है यहाँ पर बीजेपी की, तो क्यों है? कुछ तो है जनता के बीच उनका। अब बहुत सारे मुद्दे हैं, वोट चोरी के मुद्दे हैं, पोलराइजेशन के मुद्दे हैं, धर्म के आधार पर बांटने के मुद्दे हैं। मैं नहीं कहता, ठीक है हमारी भी कमियां हैं, सरकार क्यों है क्यों नहीं है उसका विश्लेषण बाद में किया जाएगा, लेकिन अभी सदन के जो मुद्दे हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। ये कांग्रेस का काम है, विपक्ष का काम है कुछ ना कुछ विरोध करना, अपने आप को हाईलाइट पे लाना। और अगर वो लाइमलाइट पे नहीं रहेंगे, मीडिया हाइट अगर उनको नहीं मिलेगी तो कल उनको बिल्कुल नहीं पूछेंगे, क्योंकि प्रदेश की जनता ने नहीं, देश की जनता ने कांग्रेस की पूछताछ बंद कर दी है। अभी बिहार के जो परिणाम आए हैं इससे स्पष्ट प्रदर्शित हो चुका है कि अब कांग्रेस पूर्ण रूप से धरातल से नीचे जा चुकी है। तो इसी प्रकार जिंदा रहने का प्रयास है। ये पूरा काम भाजपा सरकार ने निजी कंपनी साइंस हाउस को आउटसोर्स किया है और इस कंपनी को पिछले 4-5 साल में 900 करोड़ का भुगतान हुआ है। 900 करोड़ का। अगर आप आज जाएंगे मध्य प्रदेश के कोई भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, सिविल अस्पताल में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, तो जांचें सब ठप पड़ी हैं, कहीं हो नहीं पा रही हैं। लेकिन इस निजी कंपनी को स्वास्थ्य विभाग ने 900 करोड़ रुपए भुगतान कर दिए हैं। ये इतना बड़ा पाप किया है भाजपा सरकार ने। इसमें मेरा सीधा आरोप है, इसमें बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। जहां पे जिन लोगों ने टेंडर किया था L1, L2, L3 ने ही मिलकर इसमें साजिश कर ली और एक साथ मिलकर उनने काम किया है।
बीजेपी के साथ है। अभी चुनाव को 3 साल है और 2 साल के अंदर जिस प्रकार से उस तरह चला है योजनाओं को लेके, हम उस तरह की बंदर के हाथ में भारतीय जनता पार्टी उस तरह जैसी सरकार चला रही है। हमको मालूम है कि हमारा हक है जनता की आवाज जनता तक पहुंचाना, कि हम आपकी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे पिछड़े वर्ग की लड़ाई हो, चाहे किसानों की लड़ाई हो, चाहे बेरोजगार युवाओं की लड़ाई हो, माता बहनों की सुरक्षा संबंधित हो। मैं तो यही कहूंगा कि मुख्यमंत्री नहीं, लंगूर के हाथ में अंगूर लग गया है, जो हमने आज हमारे विधायक जी ने बंदर बन के। जनता उनके साथ खड़ी है, आप कह रहे हैं लंगूर के हाथ में बंद वो हो गया है, इस तरह से बातें कर रहे हैं आप। अगर जनता तो उनके साथ है, लाडली बहना खुश है, ये सब लोग खुश हैं यहाँ पर, तो तभी तो वोट मिल रहे हैं। सरकारी पैसे से खरीद फरोख्त कर सरकार बनाना ये कोई जनता का हित नहीं है। वोट चोरी करके सरकार बनाना कोई जनता का हित नहीं है। आपको भी मालूम है, लेकिन सभी पत्रकार साथियों को मालूम है कि कल हम आवाज उठाएंगे, उनके खिलाफ बोलेंगे तो आपको भी सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, इसलिए पत्रकार भाई भी डरता है। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस के वॉकआउट के बाद मंत्रियों ने अपने अपने विभागों से संबंधित पत्र पटल पर रखे। अनुपूरक बजट पर ओम प्रकाश सखलेचा ने सदन में कहा कि हमने लाडली बहना, आवास, किसान और सिंचाई पर फोकस किया। नर्मदा के पानी का बंटवारा 78 में हो गया था, उसके बाद 2006 तक उसके पानी की चिंता नहीं की। 2007 के बाद नर्मदा के पानी पर चर्चा की जाती है, जिसका असर खेतों में दिखता है। गांव में बिजली, सड़क, बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। अब गांव की तस्वीर अलग दिखाई देती है। इस वर्ष को उद्योग वर्ष घोषित किया गया है। 200,27 करोड़ से ज्यादा जो है बजट रोजगार के लिए रखा गया है। भावनांतर के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बता दें कि भू अभिलेख के लिए बजट में बड़ा मद रखा गया है। विवाद से कभी विकास नहीं होता। बदनावर से कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत ने सदन में कहा कि 4.5 लाख करोड़ का कर्ज जो है हो गया है। प्रदेश में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा हाथ की कठपुतली से कम नहीं है। कर्ज में 60% पैसा खर्च हो रहा है। योजनाओं के लिए पैसा नहीं है। मुफ्त की योजनाओं में मैं विरोध के मैं नहीं, लेकिन यह आपकी बीमारी बाकी जो है प्रदेश में भी शुरू हो गई है। लाडली बहनों को लाभ नहीं दे रही है, बल्कि वोट खरीदने का नया फॉर्मूला है। नगद योजना, रिश्वत की योजनाएं, सब घोटाले सामने आ रहे हैं और सरकार कहती है कि आंख मूंद कर सड़कों पर गाड़ी चला लो। सड़कों की स्थिति नहीं मालूम। सरकार तो विपक्ष के विधायक समेत जनता को निपटाना चाहती है। 15 करोड़ रुपए कांग्रेस के विधायकों को नहीं दिया, बाकी विकास और विधायकों को तो दे दिया है। यह विसंगति क्यों है? 5 करोड़ रुपए विपक्ष को देने की बात कही थी, लेकिन बीजेपी के विधायक 15 करोड़ रुपए लेकर गब्बर सिंह हो गए हैं। अनुपूरक बजट पर ओम प्रकाश सखलेचा ने सदन में कहा कि हम लाडली बहना, आवास, किसान और सिंचाई पर फोकस किया है। जो नियम में है वो प्रक्रिया का पालन सरकार करेगी। कहीं भी कोई गलत प्रक्रिया शासन किसी भी कीमत पर नहीं चलने देगी। सरकार ज्यादा मुआवजा दे रही है, उनसे कांग्रेस के जमाने में जो दिया है उससे कई गुना ज्यादा मुआवजा दे रही है। कांग्रेस में 1600 एकड़ था, हम 16,000 पर एकड़ दे रहे हैं। हमने 4,000 से ज्यादा का मुआवजा बांटा है और लगातार हम किसानों के फसल बीमा का सर्वे करा के और तमाम मुआवजे की प्रक्रिया लगा रहे हैं। कांग्रेस केवल चिल्ला चोट कर रही है, करने दिए जाए। और कांग्रेस कह रही है पहले 25 दिन के सत्र हुआ करते थे, अब 5 दिन में निपटा रही है और बहुत कुछ विधायक बोलेगा तो यहीं बोलेगा, कहां बोलेगा? निपटा रही ये शब्द ठीक नहीं है। देखिए क्या हो रहा है, समय रहते हुए सबकी व्यस्तता के कारण निश्चित रूप से सत्र बड़ा होना चाहिए। आज से 10 साल 15 साल पहले व्यस्तता कम होती थी। अब व्यस्तता, अब जब सदन के सब काम हो जाते हैं तो उसके बाद सत्र की समाप्ति की ओर जाता है। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि विधायकों की बात सदन में उठाने का मौका मिलना चाहिए। समय समय पर हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी को हम लोग भी अवगत कराते हैं और वैसे भी हमेशा सारी बातें आती हैं। आपके यहाँ पे मुखौटा लगा के बंदर का सरकार के ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है, सरकार को घेरा जा रहा है, आपकी तरफ से क्या कहेंगे? देखिए, ये मध्य प्रदेश में दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश बेरोजगारी की तरफ जा रहा है, मध्य प्रदेश भ्रष्टाचारी की तरफ जा रहा है, मध्य प्रदेश में जंगल राज बन रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं और किसानों को ना तो फसलों के दाम मिल रहे, ना बिजली मिल रही और किसानों की जो अभी अतिव्यवस्था से जो फसलें नष्ट हुई हैं उसका
सही राहत राशि नहीं मिल रही और झूठी सदन में जानकारियां दी जा रही हैं कि किसानों के खाते में पैसा डाल दिया है। एक नागरिक का दायित्व बनता है कि वो अपना नाम जोड़ाए, और जब नाम जोड़ेगा तो सारी योजनाओं का तो इसे नाम दे पाएंगे हम, और हम मतदाता सूची में नाम नहीं कर पाएंगे किसी भी, चाहे मैं पार्षद नहीं बन सकता, मैं विधायक नहीं बन सकता, मंत्री नहीं बन सकता, मतदाता सूची में नाम तो जरूरी है ना। विधायक पीसी शर्मा जी मौजूद है, आइए बात करते हैं विधानसभा सत्र के बारे में। सर, इस बार का सत्र बड़ा हंगामादार, जैसे कि हमेशा से रहा है कांग्रेस का सत्र, तो इस बार वॉकआउट कर गए कांग्रेस के विधायक और काफी हंगामा कर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं। नहीं, हंगामा तो करना जरूरी है, क्योंकि ऑर्डिनरी वे में इनके कान पे जू रेंग नहीं रही है। 5 दिन का सेशन जिसमें 3 की छुट्टी हो गई, इसी में बजट भी पास होगा, इसमें होगा। तो हम लोग पहले 98 से 2003 में भी मैं विधायक था, ये 25 दिन चलता था विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र 25 दिन चलता था, और वो चलता था 1.5 महीने। बजट फरवरी शुरू होता था और जाता था अप्रैल तक। तो आप भाई, अगर विधायक अपनी बात नहीं उठा पाएगा विधानसभा में तो कहाँ उठाएगा? और जिस समय विधानसभा में ये चीजें उठती है तो ये जो अधिकारी यहाँ कॉन्शियस रहते हैं, लोगों के जो आम जनता के काम हो जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के 6वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जहां पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल रमेन डेका ने की। साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। समारोह में 64 शोधार्थियों को शोध उपाधि, 92 गोल्ड मेडल उपाधि दी गई और पूर्व राष्ट्रपति ने सभी स्नातक छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलौदाबाजार भाटापारा जिले के ग्राम सुहेला में आयोजित कार्यक्रम में 195 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। कार्यक्रम में उन्होंने पीएम आवास योजना ग्रामीण के 1073 हितग्राहियों को आवास की चाबी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 3000 महिलाओं को गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना अंतर्गत 5000 किसानों को अधिकार अभिलेख और राशि के चेक प्रदान किए गए। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से जो है सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है कि हर घर में पक्का मकान, शौचालय, शुद्ध पेयजल और बिजली का लाभ पहुंचे। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि संगठन सृजन के माध्यम से बनाए गए कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की पहली बैठक 6 दिसंबर को होने जा रही है। बैठक में कार्य योजना बनाई जाएगी, एसआईआर प्रक्रिया पर चर्चा की जाएगी। साथ ही 14 दिसंबर को दिल्ली होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली में छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस मुख्यालय में जो नवनियुक्त सभी जिला अध्यक्षों की बैठक होने वाली है और कल के बैठक में सभी जिला अध्यक्ष के वेलकम के साथ आने वाला समय में एक नई रणनीति, नई कार्य योजना बनाई जाएगी। साथ में एसआईआर की भी समीक्षा की जाएगी और 14 दिसंबर को आयोजित है दिल्ली में बड़ा रैली, उसके लिए भी तैयारी की जाएगी। उधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बीजेपी सरकार ने एक और झूठ बोला है। बीजेपी विधायक के दावे के अनुसार प्रदेश में 2016 से कुल 24 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं। उनमें से 16,72,000 आवास बीजेपी सरकार ने पूरे किए हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। पिछले 2 सालों में साय सरकार ने एक भी नए मकान स्वीकृति नहीं किया। बीजेपी विधायक ने गलत आंकड़े बताए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी बड़ा दावा कर रहे हैं कि 2016 से
अभी तक 24 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति हुई है, जो कि पूरी तरह से प्रदेश की जनता से सीधा सीधा सफेद झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि 2018 लास्ट से दिसंबर से 2023 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने 17 लाख से अधिक आवास स्वीकृति किए और लास्ट चुनाव से 5 महीना पहले 10 लाख आवास स्वीकृति किए। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में धान खरीदी सुचारू रूप से चल रही है। समिति प्रबंधक लेखराम साहू और प्राधिकृत अधिकारी थानेश्वर साहू ने किसानों को सभी प्रकार के मुहैया उपलब्ध करा दिए हैं और सरकार के दिशा निर्देश पर समर्थन मूल्य में धान खरीदी 15 नवंबर से प्रारंभ हो चुकी है, तो वहीं सभी पंजीकृत किसान हाई क्वालिटी का धान लेकर जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में चल रही धान खरीदी में सरकार की लापरवाही के कारण किसान परेशान हैं। किसान के टोकन नहीं कट पा रहे हैं, तोलाई में दिक्कत हो रही है, पंजीयन की समस्या बनी हुई है। आज भी किसान दफ्तर और तहसीलदार के चक्कर काट रहे हैं। सरकार नहीं चाहती कि किसान धान खरीदे। जिस तरह से पूरे प्रदेश में 15 तारीख से धान खरीदी शुरू हुई और आज लगभग 20 दिन से अधिक हो गए, लेकिन आज भी प्रदेश में धान खरीदी के मामले में पूरी तरह से अव्यवस्था फैली हुई है। टोकन किसानों को मिल नहीं रहा है, बारदाने एवं कमी, और आज भी 5 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन नहीं हो पाया। किसान दर दर भटकने को मजबूर, रकबा काटा जा रहा है। 21 कुंटल धान खरीदी नहीं कर रही है सरकार, मतलब, और साथ ही सत्ता के संरक्षण में पड़ोसी राज्यों से लाखों कुंटल धान हमारे प्रदेश में आकर बेचा जा रहा है। कलेक्टर बालगुरु के ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली और उन्होंने जिले की शिक्षा व्यवस्था के सभी पहलुओं पर गंभीर चर्चा की। कलेक्टर ने साफ कहा कि शैक्षणिक अडिग गुणवत्ता बढ़ाना जरूरी है, किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पढ़ाई में रुचि न लेने वाले स्कूल प्रमुखों और लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को फटकार लगाई है। चेतावनी दी कि आगे भी ऐसी स्थिति मिली तो कार्रवाई की जाएगी। बैठक में शिक्षकों की ई अटेंडेंस, समग्र शिक्षा के तहत छात्रवृत्ति प्रोफाइल अपडेट, खातों की स्थिति, स्कूलों का निरीक्षण, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में पाठ्यक्रम की प्रकृति और कक्षा 10वीं 12वीं के छात्रों की उपस्थिति पर चर्चा हुई है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन छात्राओं को छात्रवृत्ति बैंक संबंधी त्रुटियों के कारण उनके खाते जल्द सुधार कर राशि दी जाए। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाएं नजदीक हैं, सभी स्कूल प्रमुख यह सुनिश्चित करें कि पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो। कमजोर छात्रों के लिए विशेष अभ्यास कक्षाएं लगाई जाएं। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षक समय पर स्कूल पहुंचें और ई अटेंडेंस से उपस्थित दर्ज करें। अच्छा कार्य करने वाले अतिथि शिक्षकों को 26 जनवरी और 15 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा। बैठक में जिला पंचायत सीईओ सर्जना यादव, जिला शिक्षा अधिकारी संजय सिंह तोमर, डीपीसी आरआर उइके सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उधर रुद्राक्ष महोत्सव की तैयारियों को लेकर उप पुलिस महानिरीक्षक देहात रेंज राजेश चंदेल ने आज सीहोर में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने
कुबेरेश्वर धाम का भी दौरा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यह महोत्सव 14 से 20 फरवरी तक आयोजित होगा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित इस बैठक में मार्ग व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पार्किंग योजना, रोड डायवर्जन प्लान पर विस्तृत चर्चा की गई। श्रद्धालुओं के रेल, बस, ऑटो से आने जाने की स्थिति, एलईडी व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, पानी, फायर, बिजली और पीएस सिस्टम जैसी सुविधाओं की भी समीक्षा की गई। कुबेरेश्वर धाम में प्रवेश और निकासी की व्यवस्थाओं को भी विस्तार से समझा गया। उप पुलिस महानिरीक्षक राजेश चंदेल ने पुलिस अधीक्षक सीहोर दीपक कुमार शुक्ला और अन्य अधिकारियों के साथ कुबेरेश्वर धाम का भ्रमण किया। उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम, पार्किंग स्थल, कथा स्थल, अस्पताल और भोजनशाला जैसे प्रमुख स्थानों का निरीक्षण किया और इस दौरान अधिकारियों और मंदिर समिति के सदस्यों को व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उप पुलिस महानिरीक्षक राजेश चंदेल ने थाना मंडी का भी निरीक्षण किया। उन्होंने ICJS, ई साक्ष्य, ई रक्षक और मेडलिप आर जैसे कई पोर्टलों की समीक्षा की। इसके अतिरिक्त फरार अपराधियों, अपहरण के मामलों, खात्मा खारिजी, मर्ग, गुंडा निगरानी, बदमाश और माइक्रो बीट सिस्टम जैसे विषयों पर चर्चा कर लंबित अपराधों के त्वरित निराकरण के लिए निर्देश दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। उधर शासकीय कस्तूरबा कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता उप पुलिस अधीक्षक महिला सुरक्षा पूजा शर्मा रही। कार्यक्रम के दौरान बच्चियों को महिला संबंधी अपराधों, उनकी रोकथाम और उनसे बचाव के आवश्यक सतर्कता के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही पॉक्सो एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधानों और ऐसी स्थितियों में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में भी अवगत कराया गया। कार्यक्रम में बच्चियों से सीधा संवाद स्थापित किया गया और उनके द्वारा पूछे गए अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए। बच्चियों को यह भी बताया कि किसी भी अपराध या घटना की स्थिति में कहां और किस प्रकार से रिपोर्ट दर्ज की जाती है। इसके अतिरिक्त बच्चियों को नशा मुक्त, साइबर जागरूकता और ट्रैफिक नियमों का भी पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय खाती समाज द्वारा बड़ौदी में 50 लाख की लागत से बनने वाली धर्मशाला का गुरुवार को भूमि पूजन किया गया। खाती समाज के मीडिया प्रभारी राजेश जामलिया ने बताया कि ग्राम बड़ौदी के समस्त खाती समाज के सहयोग से धर्मशाला का निर्माण किया जा रहा है। गांव में कार्यक्रम करने की पर्याप्त जगह नहीं थी, जिसका ग्रामीणों ने मिलकर धर्मशाला का निर्माण लिया है और गुरुवार को समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष लीलाधर देथलिया के हाथों धर्मशाला का भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रेम नारायण चंद्रवंशी, करजू सहित अन्य समाजजन के साथ ग्रामीणजन उपस्थित रहे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।